नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्य सरकार की 4 प्रमुख लाभार्थी योजनाओं की 100% सफलता के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड महामारी से निपटने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 साल पूरे हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच व्यावसायिक संबंधों में वृद्धि की जरूरत पर बल दिया। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने संसद को सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन का आश्वासन दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार ईमानदार संकल्प के साथ लाभार्थियों तक पहुंचती है तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। आज का ये उत्कर्ष समारोह सचमुच में उत्तम है और इस बात का प्रमाण है जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% सैचुरेशन कवरेज के लिए आप सबको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण योजनाओं के 100% क्रियान्वयन में सफलता मिली है। 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब लाभ पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों से भी बात की। श्री मोदी ने उनके सामने आई कठिनाइयों के बारे में पूछा और उनकी बेहतरी के लिए कई सुझाव भी दिए। इस अवसर पर एक लाभार्थी से संवाद करते हुए श्री मोदी भावुक भी हुए। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। बताओ बेटा, क्या नाम है? आलिया। अच्छा बेटा, बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। नहीं बोले मगर। बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। भरूच जिला प्रशासन ने विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं से संबंधित उत्कर्ष पहल अभियान चलाया है। इस अभियान में 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी के तनाव से निपटना, नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना तथा सुदृढ़ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
कोविड महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सुरक्षित तथा किफायती टीकों, दवाओं की आपूर्ति के साथ साथ सस्ती स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास तथा क्षमता निर्माण कर रहा है। इसके अलावा भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा को मजबूत बनाने और इसमें सुधार करने के मकसद से अनेक मंचों पर सक्रियता के साथ काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत और ओमान के बीच व्यावसायिक संबंधों में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। वे नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद की 10वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ओमान के युवा उद्यमी भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जारी करेंगे। वो इंदौर में आयोजित इस नीति से संबंधित स्टार्टअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे और इस सम्मेलन में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, उद्यमी, शिक्षाविद, निवेशक, सलाहकार और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने के लिए 12 मई सन 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर था। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में 13 मई से 17 मई तक आयोजित संवाददाता सम्मेलनों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण दिया था। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के महासचिव जवाद मोट्टागी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से मुलाकात की। उन्होंने भारत के साथ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के संबंधों को बढ़ाने और विस्तारित करने के बारे में चर्चा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने सैनिकों से युद्ध के लिए हर समय तैयार रहने को कहा है। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर कमांडो की उपस्थिति के लिए उनकी सराहना की। नौसेना प्रमुख ने दूर दराज के इलाकों में तैनात कर्मियों के साथ बातचीत के लिए वीडियो कॉल श्रृंखला की शुरुआत की। उन्होंने देश भर में तैनात मरीन कमांडो से भी बात की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र शर्मा नाम का यह अधिकारी राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड कार्यालय में तैनात था। ये अधिकारी सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप में फंस गया और उससे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां और संवेदनशील सूचनाओं को हासिल करने के प्रयास किए गए। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि वायुसेना के इस अधिकारी की पत्नी के बैंक खाते से कुछ संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी।
आज एक ट्वीट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री कुमार इस महीने की 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। वे श्री सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे, जो इस महीने की 14 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उद्योगपतियों से बिहार में निवेश करने का आग्रह किया है और कहा है कि राज्य में निवेशकों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आज बिहार निवेशक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य राज्य में निवेश के अपार अवसरों को प्रदर्शित करना है। सम्मेलन में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार जल्द एक ही खिड़की के माध्यम से स्वीकृति देने और व्यापार को सुगम बनाने के मामले में 5 शीर्ष राज्यों में गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस महीने की 16 तारीख को लुम्बिनी जाएंगे। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। श्री मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वो लुम्बिनी विकास न्यास द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत से संबंधित केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक भी होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्य सरकार की 4 प्रमुख लाभार्थी योजनाओं की 100% सफलता के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड महामारी से निपटने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 वर्ष पूरे हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच व्यावसायिक संबंधों में वृद्धि की जरूरत पर बल दिया। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने संसद को सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन का आश्वासन दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत अपने उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तंत्र और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। वो आज नई दिल्ली में ब्रांड इंडिया के निर्माण पर भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों से लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने हील इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों को दुनिया भर में यात्रा करने और एक स्वस्थ वैश्विक समाज की दिशा में योगदान करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 190 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 14,85,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,827 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 19,067 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जम्मू कश्मीर में परिणाम दिखने लगा है। आकाशवाणी समाचार ने शोपियां जिले में इन योजनाओं के कुछ लाभार्थियों से बात की। मेरा नाम दानिश है, मैं शोपियां से हूँ। मुझे नोज में सर्जरी थी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकता था। फिर मैंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सर्जरी करवाई। मुझे उस स्कीम का बहुत ही फायदा मिला। मैं गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम जुबरान फयाज है, मैं शोपियां का रहने वाला हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और मकान बनाना था, उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट ने हेल्प की। उन्होंने मुझे स्कीम दी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत मुझे 1,36,000 मिल गए और मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुंबई नगर निगम सुरक्षित स्कूल पहुंच कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल हर छात्र का अधिकार है। महानगर में बढ़ते शहरीकरण और वाहनों के आवागमन के मद्देनजर इस कार्यक्रम का महत्व
बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। सुरक्षित पाठशाला प्रवेश कार्यक्रम शिक्षा समेत कई अन्य पहलुओं पर जोर देगा। इसके तहत छात्रों के मानसिक और मौखिक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य और डायबिटीज की भी जांच होगी। वर्तमान में मुंबई महानगर निगम के स्कूलों में 8 भाषाओं में अध्यापन किया जाता है और इन स्कूलों को सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के समान बनाने की निगम की कोशिश है। कुछ साल पहले बीएमसी के स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी। हालांकि निगम द्वारा राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट टू क्वालिटी और सेफ एजुकेशन पर जोर देने के कारण इन स्कूलों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। पहले चरण में सुरक्षित पाठशाला प्रवेश कार्यक्रम मुंबई तथा उपनगरों की 200 स्कूलों में चलाया जाएगा और भविष्य में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने की योजना है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। चक्रवात असानी कमजोर पड़ गया है और कल रात मछलीपट्टनम तथा नरसापुरम के बीच आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात कल शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे के बीच कमजोर पड़ने के बाद आंध्र के तटीय क्षेत्रों को पार कर गया। बाद में ये गहरा दबाव मछलीपट्टनम से लगभग 30 किलोमीटर और नरसापुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र और पश्चिम मध्य क्षेत्र में केंद्रित हो गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर तनाव के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि देश की संसद को और सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाएंगे। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि सप्ताह भर में एक ऐसे व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जिसे संसद में बहुमत और लोगों का विश्वास हासिल हो। नई सरकार के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे जो देश में अराजकता फैलने से रोक सकें। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार को अपना नया कार्यक्रम और नीतियां पेश करने और देश को आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। महाराष्ट्राच्या भूमीला पुणे प्रांतात चिंचवडला वंदन चापेकर बंधूंना जी। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके 2 भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूसी रैंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। सेनापती रँड बेदरकार, लोकांवर जुलूम अत्याचार, दुष्ट नीतीच होत सरकार जी दुष्ट नीति। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त डब्ल्यूसी रैंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रैंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। या ब्रिटिश धर्मांतराविरुद्ध सशस्त्र क्रांती करायची। ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या पोलिसांच्या मनात दहशत बसवली पाहिजे। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रैंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रैंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई, आंखें खोलो और असली दुश्मन को पहचानो।
दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रैंड पर गोली दाग दी। घायल रैंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रैंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। चापेकर बंधुओं महादेव रानाडे और साठे को पकड़ लिया गया। दामोदर चापेकर ने 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव हरि ने 8 मई 1899 को, महादेव विनायक रानाडे ने 10 मई 1899 और बालकृष्ण हरि ने 12 मई 1899 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किशोर होने के कारण साठे को 10 वर्ष के कठोर श्रम की सजा हुई। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज स्वाधीनता सेनानी रोसम्मा पुन्नूस का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 मई 1913 को केरल के कंजिरापल्ली में हुआ था। उनकी बड़ी बहन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से लोकप्रिय थीं। रोसम्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और करीब 3 साल तक वो जेल में रहीं। स्वतंत्रता के उपरांत रोसम्मा राजनीति में आ गईं और केरल विधानसभा की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी। रोसम्मा पुन्नूस केरल विधानसभा की पहली प्रोटेम स्पीकर भी थीं। उन्होंने केरल महिला संगम की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और प्लांटेशन कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी रहीं। 1987 में वे आलापुझा से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुईं और बाद में त्यागपत्र देकर 1998 में केरल महिला आयोग की सदस्य बनी। वे राजनीति और राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए भी सक्रिय रहीं। 28 दिसंबर 2013 को रोसम्मा पुन्नूस का निधन हो गया। रोसम्मा पुन्नूस को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 12 मई 1943 को हुआ था। ओडिशा के कोरापुट के निवासी घासी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बनमाली घासी को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और नबरंगपुर जेल भेज दिया गया। वहां साफ सफाई न होने और चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण घासी को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। इन परिस्थितियों में घासी और अन्य कैदियों को कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया। वहां 12 मई 1943 को बनमाली घासी का निधन हो गया। महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है शमशेर बहादुर सिंह को। सच्चे साहित्यकार की विशेषता होती है कि वो दुनिया की पीड़ा को पहले अपने मन पर सहता है और फिर उसी को शब्दों का रूप देकर दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है। ऐसे ही एक मर्मज्ञ साहित्यकार थे शमशेर बहादुर सिंह। उनका पूरा जीवन आर्थिक अभावों में बीता, किंतु अपने साहित्य सृजन से उन्होंने हिंदी को जो अनमोल खजाना दिया है वो कभी कम नहीं होगा। एक बार उन्होंने कहा था, एक फाहा मेरे जख्म पे रखा न गया और सर पे मेरे एहसान दवा का बांधा। शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने जीवन में कई पत्र पत्रिकाओं में कार्य किया। इनमें रूपाभ,
कहानी, नया साहित्य, माया, नया पथ और मनोहर कहानियां शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक परियोजना के तहत उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। वे प्रेमचंद सृजन पीठ और विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। शमशेर विचारों में प्रगतिवादी किंतु शैली से प्रयोगवादी कवि थे। 1977 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1987 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार तथा 1989 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कबीर सम्मान से अलंकृत किया गया। शमशेर बहादुर सिंह ने 12 मई 1993 को अहमदाबाद में डॉक्टर रंजना अरगड़े के निवास पर अपनी अंतिम सांस ली। शमशेर बहादुर सिंह तो मौन हो गए, किंतु उनकी रचनाएं अनंत काल तक पाठकों से संवाद करती रहेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ये आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नर्सों का समर्पण और उनकी करुणा अनुकरणीय है। आज अंतर्राष्ट्रीय पौधा देखभाल दिवस है। ये दिवस पेड़ पौधों की रक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कैसे पेड़ पौधे भूखमरी को समाप्त करने, गरीबी कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वागीश शास्त्री के नाम से जाने जाने वाले संस्कृत व्याकरणविद प्रोफेसर भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रोफेसर भगीरथ प्रसाद ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए युवाओं में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में अमूल्य योगदान दिया। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से और कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स से, जिसको उसने 8 विकेट से हरा दिया है। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली और मुंबई में मौसम साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू, श्रीनगर और लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्य सरकार की 4 प्रमुख लाभार्थी योजनाओं की 100% सफलता के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोविड महामारी से निपटने में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 साल पूरे हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच व्यावसायिक संबंधों में वृद्धि की जरूरत पर बल दिया। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार होंगे भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।